Good morning, students. Today we will start from the new topic of admission of a new partner, that is revaluation of assets and reassessment of liabilities. स्टूडेंट, इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ में हमें क्या करना है कि हमें देखना है, जैसे हम लोगों ने अभी तक जितना भी एडमिशन में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है, जैसे गुडविल से रिलेटेड या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, उन सब के बारे में अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे जब कोई नया पार्टनर आता है। तो अभी हमारा ये नेक्स्ट और न्यू टॉपिक ही है इसमें, दैट इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। दोनों का क्या मीनिंग है पहले हम उसको क्लियरली देख लेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ में क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट देखो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट मीन्स कि बैलेंस शीट में हमें एसेट की कोई वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू क्या हो रही है, दोबारा से रीवैल्यू हो रही है, यानी जो पुरानी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब वैल्यू हमारी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। क्लियर है? यानी फॉर एग्जांपल मान लो अभी तक जो हम लोगों ने 11th में भी बैलेंस शीट बनाई, उस बैलेंस शीट में एसेट होते हैं और लाइबिलिटीज़ होंगी। तो री एवेल्यूएशन ऑफ एसेट मीन्स एसेट में हमारे के पास क्या आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, ये सब हमारे एसेट्स के एग्जांपल हैं। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, कुछ इंटेंजिबल एसेट हैं। इन एसेट की वैल्यू कोई दी हुई है और कोई नया पर्सन आता है तो वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल हमने मान लो 40,000 का फर्नीचर रखा है। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो ये कहता है कि 40,000 का फर्नीचर है कि नहीं है, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। तो वैल्यूएशन होने पे ये हो सकता है कि फर्नीचर की वैल्यूएशन 45,000 आ जाए, या ये हो सकता है कि 35,000 आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ कि 40,000 से वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, तो रीवैल्यू हुई। दैट वन इज़ कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी जो पुरानी वैल्यू थी उसको हमने दोबारा मार्केट वैल्यू पे वैल्यू किया तो वैल्यू क्या हो गई, या तो कम हुई या तो ज़्यादा हुई। तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। नाउ अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बाद देखना नेक्स्ट रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ, रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का मतलब जो हमें लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है। क्लियर है? लाइबिलिटीज़ को हम पेमेंट करने वाली कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, इनका हम पेमेंट करते हैं, लोन का पेमेंट करते हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, इनका पेमेंट करने जो भी है। तो उसमें जब नया पार्टनर आएगा तो हम वो भी देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ हमारी कितना अमाउंट हमें देना है। फॉर एग्जांपल मान लो क्रेडिटर को हमें 10,000 देना है। अब वो 10,000 का हो सकता है हमें 9,500 देना हो, या हो सकता है वो हमें 10,500 देना हो। तो हमने क्या किया, एक असेसमेंट किया कि जो हमें लाइबिलिटी पे करनी है उतनी अमाउंट पे करनी है, कम या ज़्यादा पे करनी है। क्लियर? तो जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एंट्रीज़ को करेंगे। और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट देखो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले होता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ revaluation account is prepared to revalue assets and liability on reconstitution of the firm. Two reasons for preparing the revaluation account. पहला रीज़न क्या है, to record the effect of revaluation ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। और दूसरा रीज़न क्या है कि उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ना रिवैल्यूएशन जब हम रिवैल्यू करेंगे तो हमारी वैल्यू जब चेंज होगी तो हम जनरल एंट्रीज क्या क्या करते हैं, देखो पहला क्या होगा कि अगर मान लो कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, फॉर एग्जांपल फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्लियर हो जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, जैसे कि जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसके दो साइड्स होंगे, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में हमें जो इनकम होगी रीवैल्यू करने से एसेट या लाइबिलिटीज़ की, वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और डेबिट साइड में जो हमें लॉसेज होंगे इन एसेट को रीवैल्यू करने के और लाइबिलिटीज़ को रीअसेसमेंट करने से जो हमें लॉसेज होंगे वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एंट्रीज को करने से पहले एक बार हम लोग इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, उसके बाद हम एंट्रीज पे जाएंगे। देखो अभी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में
टू एसेट, यहाँ दिया हुआ है टू एसेट, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, और बाई एसेट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ायदा होगा। अगर 40,000 का स्टॉक है, उसकी वैल्यूएशन 45,000 हो गई, तो डेट मीन्स कि 5,000 का हमें इंक्रीज़ हुआ है, तो वो 5,000 हम यहाँ लिखेंगे। अगर एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो गई, तो यानी मान लो 40,000 का हमारे पास स्टॉक है जो कि 35,000 वैल्यू हुआ, तो उसको हम इस साइड में लिखेंगे। क्लियर है। नाउ उसके बाद देखो आप, टू लाइबिलिटीज़ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है तो हमें लॉस होगा, तो हम इस तरफ लिखेंगे। फिर लाइबिलिटी की अमाउंट अगर डिक्रीज़ कर रही है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर है। तो ये एक मैंने आपको रफ तरीके से दिखाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम ऊपर चलते हैं कि हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके हम पहले जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर हम लेजर पे जाएंगे। क्लियर बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट देखा आपने। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखो, अगर कोई वैल्यू एसेट की इंक्रीज़ करती है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करने से हमें क्या हो जाएगा, गेन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम एसेट को क्या करते हैं, फिर हम एसेट को जो है डेबिट करते हैं। अब देखो, रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी अमाउंट चेंज अमाउंट होगा वही हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम कोई ऐसा अमाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि जो अमाउंट चेंज होगा उसी चेंज अमाउंट को लिखेंगे, फुल अमाउंट को हमें नहीं लिखना है। क्लियर है। और नेक्स्ट देखो, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। अगर वैल्यू जो है रिड्यूस होती है लायबिलिटी की, अगर लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हुई तब भी हमें गेन हुआ। क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लायबिलिटीज़ को हम डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। अगेन हमारे पास यही चीज़ दोबारा आ जाएगी कि जब हम जो चेंज अमाउंट है उसी चेंज अमाउंट को ही हम लिखेंगे, पूरा अमाउंट हम लायबिलिटीज़ का नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉर रिकॉर्डिंग और सेलिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको बेचा तो भाई हमारे पास कैश आ गया, फिर से प्रॉफिट हो गया। हमें पहले पता ही नहीं था कि ये जो है एसेट हमारे पास है, और उस एसेट को हमें अनरिकॉर्डेड था, उस एसेट को हमने रिकॉर्ड किया, हमारे पास कैश आ गया, अगेन हमारे पास प्रॉफिट हुआ। फिर हमने क्या किया, इस जो भी एसेट की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ करी, तो हमने इसको क्या किया, डेबिट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो जाती है। अगर किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, इट मीन्स कि हमें लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई, तो फॉर एग्जांपल स्टॉक हमने 5,000 एक एग्जांपल लिया था, तो उसकी वैल्यू 35,000 हो गई। 35,000 होने से क्या हुआ कि 5,000 का हमें लॉस हो गया। तो ये 5,000 का लॉस जो है वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। अगेन हम उसी अमाउंट से करेंगे जो कि हमारा चेंज हो रहा है, तो उसी चेंज अमाउंट को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट देखो, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं, तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ कि हमें फिर से लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, क्रेडिटर मेरा 10,000 का था, अब वो हो गया 10,500 का, तो 500 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम यहाँ पर अगेन उसी 500 से ही एंट्री करेंगे। हम 10,500 से एंट्री नहीं करेंगे, हम इन दोनों की एंट्री, दोनों में ऊपर 5,000 या 500 यहाँ पे और 500 यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे करके हम इसकी एंट्री करेंगे। क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट देख लो, फॉर रिकॉर्डिंग और मेकिंग पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हमारे पास फिर एक और प्रॉब्लम आ गई। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट था तो हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब पहले हमें पता ही नहीं था कि इसका पेमेंट करना है, अब हमें फिर से वापस उसको पेमेंट करना है, तो उसको भी हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। जैसे ही लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है। अब जब हमने इतना काम कर लिया तो आइदर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। क्लियर है। तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो पहले से हम लोग का एंट्री पता है, और लॉस होता है तब भी पता है, फिर भी देख लो आप। फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ गेन और रिवैल्यूएशन इन ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन किया हमने, कुछ चीज़ें बढ़ी कुछ चीज़ें घटी, फिर हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, उनको इंडिविजुअली उनके, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओल्ड रेशियो। इस ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, जो भी हम उनको प्रॉफिट हुआ उसको हम
प्रोवाइड कर देंगे, और अगर लॉस हुआ तो भी हम किस में देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। क्लियर है। तो जो भी हमें रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट या लॉस हुआ वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आओ आप। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में देख लो, जितनी भी आपको एसेट को रिवैल्यू और लाइबिलिटीज़ को रीअसेसमेंट करने से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम इस तरफ लिखेंगे। जो प्रॉफिट होगा वो सारा हम किधर लिखेंगे, इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरफ प्रॉफिट सारे लिखेंगे बच्चों। अब असेसमेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो भी प्रॉफिट हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट है कैश या बैंक तो भी प्रॉफिट हुआ। तो इससे हम क्या करेंगे, जितनी चीज़ों से प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर जो हमारे पास अगर लॉस आता है, मतलब अगर इन इसको रिवैल्यूएशन को करने के बाद लॉस आएगा तो इसको मैं बाद में आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डिक्रीज इन। अब डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे पास लॉसेज हो रहे हैं उस लॉस को हम यहाँ लिखेंगे। देखो टू एसेट डिक्रीज इन वैल्यू हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हमें लॉस हो गया तो हमने इधर लिखा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई तो उसको भी हमने क्या किया, इस तरफ लिख लिया। क्लियर है। अब इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे, यानी 1 2 3 इधर का और 4 5 6 इधर का। जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो देखेंगे एक अमाउंट ज़्यादा आएगा और एक कम आएगा। क्लियर है। अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉसेस कम है तो प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट को हमने यहाँ लिखना है। अगर हमारा लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो हम क्या करेंगे, हमारा लॉस आ जाएगा और हम इस लॉस को यहाँ लिखेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आप आ जाओ। एक बैलेंस शीट बनी हुई है यहाँ पे, और इस बैलेंस शीट में यहाँ एक रफ़ बैलेंस शीट है। इस रफ़ बैलेंस शीट में आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्लियर है। तो कुछ वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्रेडिटर 1 लाख दिया हुआ है, 20,000 रुपया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, इधर फर्नीचर 40,000, 5 लाख बिल्डिंग का 80,000। इस बैलेंस शीट को आप जानते हो बच्चों, ये बैलेंस शीट हम लोगों ने 11th क्लास में भी बनाई थी। क्लियर है। अब इस बैलेंस शीट में, ये सारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक नया टर्म है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, पेटेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग 2-3 एग्जांपल्स लेके समझेंगे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद जब जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारे पास जो रिवैल्यूएशन की चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओनली 4 A, B, C एंड D, सिर्फ 4 ऑप्शंस को हम लेंगे और इन 4 ऑप्शंस को हम समझेंगे। क्लियर है। तो देखो पहले वाले एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, फर्नीचर इज़ रिड्यूस बाय 10%, यानी ये 10% से फर्नीचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 10% से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो 10% से जब फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो हमने देखा फर्नीचर ऊपर लिखा है 40,000। क्लियर है। 40,000 का फर्नीचर और 10% रिड्यूस हो रहा है, यानी कि अब 40,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो इट विल कम एज 36,000। तो नाउ द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 36,000, अर्लियर इट वॉज 40,000। इट मीन्स वी आर वियरिंग द लॉस ऑफ 4,000। 4,000 का हमें लॉस हो गया, तो इस 4,000 को हम क्या लिखेंगे, देखिए और देखो आप नीचे इसका सोल्यूशन में 4,000 के लॉस को हम यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर। 4,000 के लॉस को हम यहाँ लिखेंगे बच्चों टू फर्नीचर, और ये रहा हमारा 4,000 का लॉस हो गया, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिख दिया। क्लियर है। तो जैसे ही 10% वैल्यू रिड्यूस हुई तो हमने फर्नीचर के जो अमाउंट है वो 4,000 हमने यहाँ डाल दिया। क्लियर है। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब आप सेकेंड एडजस्टमेंट को देखो बच्चों। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, बिल्डिंग इज़ अप्रिशिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई। अप्रिशिएशन मीन्स इंक्रीज़ किया वैल्यू। तो 20% अगर वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होती है यानी अमाउंट क्या हो गया, 20% बढ़ गया, प्लस हो गया। तो 20% जब प्लस हुआ तो बिल्डिंग की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 5 लाख। 5 लाख का हम 20% निकालते हैं तो इट विल कम एज 1 लाख। तो यानी अब बिल्डिंग इज़ नाउ वैल्यूड एट 6 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख। तो इस 6 लाख को में 6 लाख जब इसकी वैल्यू हो गई, इट मीन्स कि ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, कितने अमाउंट से, 1 लाख रुपए से। तो इस 1 लाख रुपए का हम एडजस्टमेंट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम 1 लाख रुपए ले जाएंगे। तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा बिल्डिंग, 1 लाख रुपए से हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्लियर है बच्चों। अब ये 2 एडजस्टमेंट हो गई, ये 2 एडजस्टमेंट हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के साथ फटाफट लगाते जाएंगे। अब देखो थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमें दिया हुआ है फर्नीचर ब्रॉट अप टू 50,000। अब हमें परसेंट नहीं दिखा रहा, हमें कह रहा है 50,000 हो गई फर्नीचर की वैल्यू। अब जब फर्नीचर की वैल्यू 50,000 हो गई तो फर्नीचर ऑलरेडी कितने अमाउंट पे दिया हुआ है, 40,000 पे दिया हुआ है। ये देखो आप, फर्नीचर इज़ गिवन एज 40,000 दिया और यहाँ हो गई वैल्यू 50,000। इट मीन्स कि 10,000 वैल्यू क्या हो गई है, 10,000 वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये 10,000 वैल्यू इंक्रीज़ हुई, या इट मीन्स कि 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, एंड 10,000 प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द क्रेडिट साइड। ये देखो, अभी आप देखो फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर को हम देखेंगे, फर्नीचर 10,000 क्रेडिट साइड में चला गया। क्लियर है। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसके बाद डी वाला एडजस्टमेंट हमें दिया है, बिल्डिंग इज़ अप्रिशिएटेड एट 5,50,000। अब ये कह रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई, वो 5,50,000 पे गई, और पुरानी जो वैल्यू थी बिल्डिंग की वो कितनी थी, वो 5 लाख पे थी। तो 5 लाख पे पहली पुरानी वैल्यू थी, अब हो गई 5,50,000, यानी 50,000 का क्या हो गया, 50,000 बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब 50,000 बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, फ़ायदा हो गया, हमें फ़ायदा हो गया तो हम इसको ले जाएंगे 50,000 क्रेडिट साइड में। ये देखो आप, यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू को इसने इंक्रीज़ कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चे हम लोग हर ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू देखेंगे कि हर ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू देखेंगे और एडजस्टमेंट में हमें देखेंगे कि एडजस्टमेंट में हर एडजस्टमेंट की लाइन को हम पढ़ेंगे और उसको हम क्या करेंगे, हर एडजस्टमेंट की लाइन को कंपेयर करेंगे किससे, ये जो बैलेंस शीट पुरानी दी हुई है इससे हम कंपेयर करेंगे। इसके कंपेयर करने पे या तो हमें लॉस होगा या फिर या हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इसको हम उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे, और अगर लॉस हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है, तो भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में उनको डिवाइड कर देंगे। बच्चों आज के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ इतना ही करेंगे, इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।